अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 4B। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 7 में लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किया था। होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा, आप लोग को समझ आया होगा। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के अंदर मैंने स्टेटमेंट के साथ साथ उसकी डेरिवेशन भी करवाई थी। अगर आप लोगों ने उसकी डेरिवेशन सही से कर ली होगी तो जो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ मास ऑफ अर्थ, तो आप लोग उसकी डेरिवेशन बहुत ईजीली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी यूज होगा। ठीक है, तो आज हमारे पास कौन सा टॉपिक है जो हम करने जा रहे हैं, दैट इज मास ऑफ अर्थ। ठीक है, मास ऑफ अर्थ, इसकी डेरिवेशन है हमें, और हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन ही इस तरह से आता है कि ड्राइव मास ऑफ अर्थ। सबसे पहले हमें सपोज क्या करना है, मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट करने के लिए मैं एक बोलूँ कि अर्थ के ऊपर एक मास को मैं प्लेस कर दूँ। ठीक है, किसी एक बॉडी को प्लेस कर दूँ जिसका मास है m। एक ले लेते हैं हम अर्थ, सही है, और अर्थ के ऊपर हमने एक बॉडी को प्लेस कर दिया। ये बॉडी प्लेस हो गई है, तो इसका मास कितना है हमारे पास, m है। और अर्थ के मास को हम क्या बोलेंगे, me बोलेंगे, और इसके मास को मैं क्या बोल दूँ, स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर दूँ। अच्छा, अब आप लोग के पास एक और चीज़, एक तो मासेस थे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल जो फोर्स थी हमारे पास वो क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस थी। और अगर आप लोग को याद हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी थी, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। सही है, तो हमारे पास यहाँ से इनके सेंटर्स के इन बिटवीन का जो डिस्टेंस है, यहाँ सेंटर है और यहाँ से इनको, इस सेंटर के डिस्टेंस को मैं क्या बोल दूँ, आर बोलते हैं। मैं इसको आर ई बोल लूँ, कैपिटल आर से इसलिए रिप्रेजेंट कर रही हूँ क्योंकि मैं मास ऑफ अर्थ निकालने जा रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो आप लोगों के पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो आप लोगों ने उसकी फोर्स फाइंड आउट की थी, सही है, आप लोगों ने कौन सी वाली फोर्स फाइंड आउट की थी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल में हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी बिटवीन टू बॉडीज, वो किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो अगर हम मास ऑफ अर्थ निकालेंगे तो ये हमारे पास अर्थ हो गई, उसके ऊपर एक बॉडी प्लेस है, अर्थ का मास कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया और बॉडी का मास स्मॉल एम से, और इनके दरमियान का डिस्टेंस हमने कितना ले लिया, इस कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग रीड करते हैं कि हमारे पास बुक में क्या है। द मास ऑफ अर्थ मे बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। वी नो दैट द अर्थ अट्रैक्ट द बॉडीज टूवर्ड्स इट्स सेंटर। हमें ये बात अच्छी तरीके से पता है कि अर्थ हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, और कितनी फोर्स से, वो फोर्स किसके बराबर होती है, वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल होती है। जब हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, जब वेट पढ़ा रही थी मैं, तब मैंने आप लोग को ये चीज़ बताई थी, किसके बराबर होती है, वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल होती है। ठीक है क्लास, अच्छा, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये मास m की बॉडी है जो कि किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर प्लेस हुई हुई है। ठीक है, if me be the mass of the earth and re its radius, then the force with which the earth attracts the body towards its center is given by equation। अगर हम बोलें कि ये बॉडी अर्थ के ऊपर प्लेस है, इसकी सरफेस पे, और अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगी, किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर m1 हम me ले लेते हैं और m2 को स्मॉल m ले लेते हैं, और r की जगह पे मैं कैपिटल R ले लेती हूँ। ठीक है, ये फिगर सबको समझ आ गई है, ओके। F इज इक्वल्स टू जी, ये क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स हो गया। ठीक है, बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। हर बॉडी को जो अर्थ अट्रैक्ट करती है अपने सेंटर की तरफ, एक फोर्स से करती है, और वो फोर्स क्या होती है, किसी भी बॉडी का वेट होता है। तो मैं W से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, यानी F को किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, W के इक्वल हो जाएगा G M। ओके, अच्छा, अब ये जो W है, W की वैल्यू क्या होती है, W इज इक्वल्स टू mg, किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। ये भी आप लोग को पहले कर चुके हैं हम।
वेट किसके बराबर होता है? मास इनटू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है ना ये, ठीक है। अच्छा, ये m और ये m कैंसिल हो जाएंगे। अब ये कैंसिल कैसे हो रहे हैं? अब आप लोगों को मैंने यहाँ पे तो डायरेक्ट कैंसिल करते हुए शो कर रही हूँ। अगर मैं इस यहाँ पर m मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आते हैं m क्या हो जाता? डिवाइड हो जाता। तो यहाँ से और यहाँ से कैंसिल हो सकते हैं, इसलिए इस तरह से डायरेक्ट भी इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला? हमारे पास g क्या हो गया? g की वैल्यू होगी कैपिटल G, यानी ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ। अच्छा, अब एक चीज देखें, हमारे पास क्या है, क्या कहते हैं, हमें फाइंड आउट क्या करना है? मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट करना है, यहीं पे रहेगा, बाकी चीजें जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, आर ई स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और जी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? नजर आ रहा है आप लोग को ये? ओके, मैं इसको ऊपर करके लिख देती हूँ। ME निकालना है, यानी मास ऑफ अर्थ निकालना है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये डिवाइड में आ जाएगा कैपिटल G। मास ऑफ अर्थ के फॉर्मूले के अंदर अगर मैं वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो हमारे पास क्या है? G की वैल्यू क्या होती है? 9.8, ठीक है। और RE हमारे पास क्या है? G होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि सिंस करके लिख लेंगे पहले, बल्कि मैं पूरा ही लिखवा देती हूँ आप लोगों को ताकि पता चल जाए। सिंस करके सबसे पहले वैल्यूज़ लिख लीजिएगा। सिंस G क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है हमारे पास? ये वैल्यूज याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो आपको याद है, ये भी आप लोगों को याद करनी है, ब्लैंक्स में आ सकता है। 6.38 इज इक्वल टू 6.4 भी हो सकती है, ठीक है। तो हम अगर आपके पास कभी ब्लैंक्स में 6.4 आए तो आपको 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर्स है, तो रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। और कैपिटल G यानी कि हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 इज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। मास ऑफ अर्थ के अंदर G की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, RE की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और कैपिटल G की जगह पर ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। और उसके बाद आप लोगों को ये करना है खुद से, ठीक है। यहाँ पे G की वैल्यू लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई के बाद इसका स्क्वायर लेंगे, RE की वैल्यू का स्क्वायर, और यहाँ पर फिर G की वैल्यू लिखेंगे, कैपिटल G की, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये क्या है? ये स्मॉल g है, जो कि है हमारे पास क्या होता है? ग्रेविटेशनल हाँ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। दोनों में डिफरेंस है और दोनों की वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो उसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ अर्थ कितना आ जाएगा? 5.98 आ जाएगा। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5.98 इंटू 10 की पावर 24 kg, जिसको 5.98 को हम क्या ले सकते हैं? 6 इंटू 10 इज टू पावर 24 kg हमारे पास आ गया है मास ऑफ अर्थ, ठीक है क्लास। इसमें कोई प्रॉब्लम? इस डेरिवेशन को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। अभी मैं एक डेरिवेशन ही करवा रही हूँ इस लेक्चर के अंदर, क्योंकि डेरिवेशन में आप लोग को थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में, तो इसकी बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। बहुत इजी सी डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को एज इट इज़ कॉपी कर लीजिएगा, और अगर आपकी बुक के अंदर कुछ स्टेप्स मिसिंग है जो यहाँ पे मैंने करवा दिए हैं, तो आप लोग जो है वो स्टेप्स करेंगे। और इसके अलावा फिगर भी बनेगी आप लोग के पास, आपकी बुक के अंदर फिगर बनी होगी। कौन सी फिगर बनी हुई है? पेज नंबर 116 के ऊपर जो फिगर बनी है वो मास ऑफ अर्थ की फिगर बनी हुई है, ठीक है। तो आप लोग इस वाली फिगर को अपने रजिस्टर्स के अंदर बना लीजिएगा।
ओके क्लास, थैंक यू।